हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग एथिक्स के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। आप देख सकते हो अप्रोक्स 95 पेजेस वी हैव कवर्ड टिल नाउ एंड अब आपके 20 पेजेस बचे हैं और ये आसान टॉपिक है, इसमें आपको कोई समस्याएं नहीं आएंगी। हार्ड टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर सीरीज एंड आज हम प्रोबिटी के बारे में बात करेंगे। क्या मतलब होता है प्रोबिटी का एंड गवर्नेंस में इसका क्या सिग्निफिकेंस है एंड साथ ही साथ अदर कंसेप्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि प्लीज़ शेयर माय वीडियोज एंड अगर आपको पसंद आ रही है ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेट्स बिकम ए टीम मेंबर ऑफ आवर community and spread the goodness in the society. So you can contribute by joining my channel, subscribing it, liking it and sharing it. So इससे पहले के लेक्चर सीरीज में फ्रेंड्स हम लोगों ने ये जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, आपको भी पता है। एंड साथ ही साथ कुछ क्या कंसर्न्स है वो भी देखे थे। आज जो है हम प्रोबिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात तो आप हमें ये बताओ गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। गवर्नेंस का मतलब सिंपली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट बाय द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और इसी में जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं और उस माध्यम से जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं तो वो हो गया आपका ई गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल आजकल वेरियस स्टेट गवर्नमेंट वेरियस सर्विसेज ऑफर करती हैं वेबसाइट के माध्यम से, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर अदर सर्विसेज अवेल करनी हो, ड्राइवरी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप, ये सब आप देख सकते हो। डिजिटल टूल्स का सहारा लेकर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सो दैट टाइमली रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आपको वो सर्विसेज ऑफर हो और आपको मुसीबतों का सामना न झेलना पड़े। तो ये हो गया गवर्नेंस। और गवर्नेंस में जब हमने आईसीटी जोड़ दिया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जोड़ दिया, तो वो हो गया आपका ई गवर्नेंस। एंड जो गवर्नेंस है उसमें प्रोबिटी का क्या रोल निकल कर आता है। प्रोबिटी को समझने से पहले पब्लिक सर्विस क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। सिंपली द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिलीवर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू द पब्लिक, ये हो गया पब्लिक सर्विसेज। एंड एक प्रकार से पब्लिक सर्विस को आप ब्रिज की तरह मान लो और ये ब्रिज को जोड़े हुए है दो पिलर और इस दो पिलर का नाम है आपका एक सिटीजन और एक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करता है ये पब्लिक सर्विसेज कि अगर आपको किसी सर्विसेज की दरकार है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे टू अवेल फॉर दैट सर्विसेज। एंड एक प्रकार से ये जो पब्लिक सर्विसेज ऑफर की जाती हैं इट इज़ एन एमालगमेशन ऑफ लीगल एंड मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन कैसे, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स संविधान में इंश्राइन करी गई हैं, चाहे प्रिएम्बल की बात कर लो, डीपीएसपी की बात कर लो या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात कर लो, तो मॉरल ऑब्लिगेशन तो है ही है कि जो सिटीजन का वेलफेयर हो, सिटीजन को अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिले। एंड अलॉन्ग विथ वेरियस लीगल एक्ट्स जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है या फिर ऐसे बहुत सारे जो स्कीम्स लाए जाते हैं वो सब भी एक प्रकार से सर्विसेज ऑफर करने के लिए ली जाती हैं। तो इट इज सीन एज एमालगमेशन ऑफ लीगल एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इसमें क्या क्या सर्विसेज आ सकती हैं, तो हेल्थ केयर सर्विसेज, और आप देखते हो स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर देयर जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट कोरोना क्राइसिस में आपने देखा कि वेरियस स्टेट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स, वो सब केयर प्रोवाइड कर रही हैं टू डील विद दैट क्राइसिस। एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सब पब्लिक सर्विसेज के एग्जांपल है, पब्लिक यूटिलिटी। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका पब्लिक सर्विस है, ये जो आपका पब्लिक सर्विस है, इसके सक्सेस के लिए तीन
क्राइटेरिया का होना बहुत ही जरूरी है। वो क्या 3 क्राइटेरिया या फिर 3 पिलर कह लो। एक है आपका अवेलेबिलिटी, दूसरा है आपका अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है आपका एक्सेसिबिलिटी। यानी कि कोई स्कीम लॉन्च कर दिया, पता चला कि वो एक्सेसिबल है ही नहीं, तो फिर आप बताओ कि टोटल जस्टिस हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक सर्टेन पॉपुलेशन एक्सेस कर रहा है, दूसरा सर्टेन पॉपुलेशन एक्सेस नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो आपका डिजिटल डिवाइड है, हालांकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज देयर बट एक्सेसिबिलिटी हर जगह पर नहीं है, हर जगह पर सेम कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो फिर ये हो गई आपकी एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम। अफोर्डेबिलिटी यानी कि कॉस्ट आपका उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई जो मिडिल इनकम या फिर पुअर इनकम के जो फैमिलीज हैं वो एक्सेस नहीं कर पाए, तो ऐसे में वो सर्विसेज से वंचित रह जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज योर अवेलेबिलिटी, कि इतनी क्वांटिटी में तो हो कि सभी को वो फुलफिल कर सके। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले लो, अगर हर जगह पर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, सिटीजन्स विल गेट इट एंड बेनिफिट फ्रॉम दैट स्कीम। एंड अफोर्डेबल भी होते हैं एंड एक्सेसिबल भी होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो चलता है। तो ये पब्लिक सर्विसेज के बेसिक डेफिनेशंस हमने बताए, इसके जो डायमेंशंस है उसे भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं प्रोबिटी की। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबिटी, क्या मतलब होता है प्रोबिटी का? प्रोबिटी का मतलब जैसे कोई ऑफिशियल है, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल की क्वालिटी जो निहित होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी जो उसके अंतर्गत निहित होनी चाहिए, उसको कहते हैं प्रोबिटी। यानी कि प्रोबिटी सिंपली मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, डिसेंसी विद इन योरसेल्फ। एंड इट इज नॉट मियरली कि करप्शन अवॉइड किया जाए, डिसऑनेस्ट कंडक्ट को रोका जाए, इससे परे है, बिकॉज इसमें आप अदर वैल्यू सिस्टम को भी ऐड करते हो। करप्शन रोका जाए, डिसऑनेस्ट कंडक्ट न किया जाए, ये सब तो है ही है, साथ ही साथ इम्पार्शियलिटी भी रखनी होगी, अकाउंटेबिलिटी भी होनी है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखनी है। और भी अदर वैल्यू सिस्टम आपके ये प्रोबिटी के अंतर्गत आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स के रूप में रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड अन्य भाषा में कहें तो ये सिंपली स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन की या फिर पब्लिक सर्विसेज की कोड ऑफ एथिक्स है, उसका जब हम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करते हैं तो उसको भी प्रोबिटी कहा जाता है। जैसे कोई कंपनी है, उसकी अपनी कोड ऑफ एथिक्स हो सकती है, अब उनके जो कोड ऑफ एथिक्स है हम बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, है ना, एक एक नियम का पालन कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि जो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं हमने प्रोबिटी वाली जो वैल्यू सिस्टम है वो रखी है। एंड डेमोक्रेसी में जो प्रोबिटी की महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज प्रोबिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रेजुडिशियस नहीं होना, इक्वली ट्रीट करना सभी को, इक्वलिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल्स को मानना, रेस्पेक्ट करना दूसरे के राइट्स को, ड्यूटीज को एंड द सिटीजन्स। एंड एक और बात आप देख सकते हो कि बेसिकली जो सिटीजन्स गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि हमें ये सर्विसेज मिल जाए, इतनी कम समय में मिल जाए, इतने दाम पे मिल जाए, तो ये जो आपका सोसाइटियल का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द सिटीजन टुवर्ड द गवर्नमेंट, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने कभी भी अपने ऑफिस को पर्सनल फेवर्स के लिए नहीं यूज किया। ये अपने ऑफिस में बिल्कुल टाइमली आते थे। तो आप बस ये समझने का कोशिश करो कि किस प्रकार से जो ऑफिस के कोड ऑफ एथिक्स है उन्होंने कितनी सतर्कता से पालन की। ही नेवर वेंट लेट एनीवेयर। इन्होंने कभी भी प्रेयर प्रिपरेशन जो स्पीच की जाती है उसके बिना नहीं बोला, यानी कि जो भी ये पब्लिक को स्पीचेस देते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो एक प्रकार से प्रेयर प्रिपरेशन के माध्यम से
वो किया करते थे। साथ ही साथ वो जो ड्रेस ऑफिशियल्स की होती है उनको भी सीरियसली वो वेयर करते थे। ही टुक द ड्रेस फॉर्मेलिटी सीरियसली एंड ये वर्कड हार्ड एंड ही वाज एफिशिएंट। एंड फिर देख सकते हो ये सब क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल की क्वालिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये उनके एक्टिविटीज में दिख रही थी। तो यही है प्रोबिटी, मैंने आपको बताया। द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, डिसेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्रोबिटी टर्म है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। डोंट कंपेयर ओनली कि सिर्फ ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी अलोंग विद अदर वैल्यू सिस्टम एज ए प्रिंसिपल, मोरल स्टैंडर्ड्स जब हमारे अंदर आती हैं तो वो प्रोबिटी कहलाती हैं। एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस की बात करें तो देख सकते हो आप, तो जब हम बात करते हैं प्रोबिटी का इम्पोर्टेंस गवर्नेंस में, तो इसमें क्या बातें होती है कि जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, किसी गवर्नेंस को लेकर उसका एडहेरेंस यानी कि पालन किया जाता है बाय फोकसिंग ऑन द मीन्स एज वेल नॉट ओनली ऑन द आउटकम। कभी कभी ऐसे होते हैं कि आउटकम पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके कारण जो मीन्स है वो गलत हो या सही उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति प्रोबिटी वाले सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए है वो प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस सबको ध्यान में रखकर जो एक्टिविटीज है, एक्शंस वो करेंगे। एंड प्रोबिटी काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ये इक्वलिटी एंड जो आपका वेलफेयर ऑफ द पब्लिक उन सबको इंश्योर करता है, बिकॉज पर्सनल प्रेजुडिसेस यहाँ नहीं मिलती। नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट्स फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में प्रोबिटी बनी रहे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं? तो पहली बात तो यही कि इफेक्टिव लॉज हों, रूल्स हो, रेगुलेशंस हों। नेक्स्ट इज योर इफेक्टिव एंड फेयर इम्प्लीमेंटेशन भी हो इन लॉज का, सिर्फ लॉज रहने से तो कुछ नहीं होती। नेक्स्ट इज योर एब्सेंस ऑफ करप्शन। एंड अगर हम बात करें कुछ फिलोसॉफिकल बेसिस की गवर्नेंस के बारे में जो हमें बताता है, प्रोबिटी के बारे में हमें बताता है, तो एक तो आपका इंडियन स्क्रिप्चर से मिलते हैं। स्क्रिप्चर्स यानी स्क्रिप्चर्स जो पुस्तकें हैं, होली बुक्स, जिसे महाभारत हो गए, रामायण हो गए, अर्थशास्त्र एंड कुराल, कदम्बरी, ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जो गवर्नेंस के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रोबिटी को इंश्योर किया जाए। अलोंग विथ चाइनीज फिलोसफर जैसे कन्फ्यूशियस है, लाओ शे, इन सबों ने भी एथिकल गवर्नेंस के बारे में बातें कही हैं। और 3 इमिनेंट स्कूल्स एथिक्स के वेस्टर्न फिलोसफी में देखने को मिलते हैं। एक तो आपका एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के अनुसार आपको पता है ये जो वर्च्यू होती है, वर्च्यू में क्या है, जेनरसिटी होना, जस्टिस के प्रति खड़ा रहना, ये सब वर्च्यू है। और ये सब जो वर्च्यू हैं वो बेनिफिट करती हैं द होल्डर्स ऑफ द वर्च्यूज एज वेल एज द सोसाइटी टू विच दे बिलोंग। बिकॉज ये सब वर्च्यू आप समझ सकते हो हमेशा सोसाइटी में वेलफेयर, पीस, हार्मोनी, ट्रस्ट लेकर आएगा, तो डेफिनेटली ये इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल है एज वेल एज द सोसाइटी। एंड इमैनुअल कांट की अगर हम बात करें तो इमैनुअल कांट जो कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी है वो उसको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है, और इन्होंने ड्यूटी को मोरालिटी की बात कही है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी का एहसास होता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे को रेस्पेक्ट करना भी सीखता है। इसका बेसिक एग्जांपल अगर देखें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज भी हैं। तो अगर हम अपने ड्यूटीज को अच्छे से समझते हैं तो फिर हम दूसरे के राइट्स को भी रेस्पेक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो ये बातें यहाँ से निकल कर आती है। नेक्स्ट इज योर यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट। तो ये जो यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट है ये किस बात पर विश्वास रखता है कि भाई साहब एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यानी कि अगर आप डिलेमा में फंसे हुए हो एंड आपको अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लो जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को देगा। हालांकि इसके अपने निगेटिव्स हैं। एंड ये जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
है और इसके अंतर्गत जो डिसिप्लिन मेंटेन की जाती है, बिकॉज ऑफ दैट डिसिप्लिन वी हैव द वैल्यूज ऑफ इक्विटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, कंपैशन। तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं इन सब वैल्यू सिस्टम को इम्पोर्टेंस देता है। एंड जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, ये एथिकल और मोरल कंडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बारे में बात करता है। और फिर आप देख सकते हो मैक्स वेबर के अनुसार कहना है कि देयर शुड बी कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफिस, यानी कि जो ऑफिस की प्रॉपर्टी है और जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ऑफिसर की, उसमें कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, अदरवाइज पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे और पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ते के साथ आपका लालच, करप्शन या फिर बायसनेस, ये सब की स्थितियां आने लग जाएगी। दैट्स वाई मैक्स वेबर ने कहा कि पहले ही आप सेपरेशन करो बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफिस एंड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफिसर, सो दैट अटैचमेंट ना हो। एंड फिर देख सकते हो जॉन एफ कैनेडी का एक बड़ा ही मजेदार स्टेटमेंट, ये कोट है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज मोर फंडामेंटल देन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। यानी कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की वो क्या है, हायर एथिकल स्टैंडर्ड्स या बिहेवियर मेंटेन करके रखना इन द गवर्नमेंट, बिकॉज ये अगर मेंटेन रही तो बाकी अदर पैरामीटर्स अपने आप करेक्ट हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर ये डगमगा गई तो बाकी के जो पिलर्स हैं जिस पर गवर्नेंस टिका हुआ है, जिस पर ट्रस्ट है टिका हुआ, वो सब डगमगा जाएंगी। तो दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कोट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन यू आर राइटिंग द टॉपिक ऑन गवर्नेंस, ठीक है। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज मोर फंडामेंटल दैन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। एंड बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोबिटी के, तो पहली बात तो यही है गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, बिकॉज प्रोबिटी का क्या मतलब हुआ, मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफिशियल के अंदर निहित होना, और मोरल स्टैंडर्ड्स निहित होगा वो अपने प्रिंसिपल पर चलेगा, तो डेफिनेटली जो गवर्नेंस है वो मोर अकाउंटेबल होंगी, है ना। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और अच्छे और बेहतर तरीके से लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए कर सकेंगे। एंड मेंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर्स है, उस प्रोसीजर्स के अनुसार कंप्लायंस भी हो सकेगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, तो पब्लिक ट्रस्ट भी बना रहेगा गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। साथ ही साथ जो फ्रॉड या फिर मिसकंडक्ट या करप्शन के इश्यूज आ सकते थे वो भी कहीं ना कहीं आने से अवॉइड हो सकेंगी। तो ये सब सिग्निफिकेंस है प्रोबिटी का, इंश्योर गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, मेंटेनिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोसेसेस, टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट, टू अवॉइड द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, मिसकंडक्ट एंड करप्शन। अब बात करते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब तो आपको ही पता है, जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उसी को हम प्राइवेट इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन राइवल्स एंड एनिमीज, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल या प्रोफेशनल या फिर बिजनेस इंटरेस्ट, ये तो है ही है। साथ ही साथ इसमें आपके पोटेंशियल फाइनेंशियल गेन या लॉस के भी स्कोप रहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी या फिर शेयर खरीदना, अनपेड डेब्ट्स, सम फॉर्म ऑफ गिफ्ट लेना या देना, बेनिफिट्स लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब जो है प्राइवेट इंटरेस्ट के अंतर्गत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब बात हम करते हैं पब्लिक ड्यूटी टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक ड्यूटी तो है ही है, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। तभी तो हम बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर, बिकॉज जो इंटायर कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को हमें सर्व करना होता है। एंड जो पब्लिक ऑफिस है, इट शुड नॉट बी यूज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, ये तो बात है ही, बिकॉज इट इज़ ए पब्लिक ऑफिस, इट इज़ नॉट अ प्राइवेट ऑफिस कि हम पर्सनल बायसनेस रख कर हम फेवर करें, फॉरवर्ड करें, ये नहीं होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस में। बिकॉज
It is used to serve the interest of a public at large, and it should be not be used for the private gain. नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज टू गवर्नेंस। तो सिविल सर्विसेज का क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नेंस में, तो आपको ही पता है जो सिविल सर्विस हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिविल सर्विसेज में आपके आर्मी, जुडिशियरी, ये सब आपके सेपरेट कंपोनेंट है, इट डज नॉट इंक्लूड इन दैट। तो सिग्निफिकेंस यही है। यूनिफाइंग नेचर ऑफ सर्विसेज कैसे, तो ऑल इंडिया लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होती हैं और पूरे स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एंड यूनिफॉर्मिटी रहते हैं बिकॉज सिमिलर लॉज सब ऑपरेट होते हैं, सिमिलर फंक्शंस ऑफिसर्स के द्वारा करे जाते हैं। तो यूनिफाइंग नेचर ऑफ द सर्विस, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैरेक्टर एंड प्रेजेंस थ्रू आउट द कंट्री। एंड नेक्स्ट इज योर पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन। कोऑर्डिनेशन भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो पाता है बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एज वेल एज लीडरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। जैसे अभी कोविड-19 का क्राइसिस आया तो वेरियस ऑफिसर्स आगे आए और इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड किया एंड हेल्थ इश्यूज को इन्होंने टैकल करने का प्रयास किया, कोविड के केसेस को कम करने का इन सबों ने प्रयास किया। एंड सर्विस डिलीवरी एट द कटिंग एज लेवल, यानी कि जो भी सर्विस डिलीवरी दी जाए उसमें एफिशिएंसी हो, प्रोफिशिएंसी हो, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूटी, यानी कि चाहे गवर्नमेंट बदलती जाए लेकिन ये जो आपके सिविल सर्वेंट है ये कंटिन्यूड रहते हैं। एंड स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, आप जो इतना पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, एक ना एक भंडारे में तो यूज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं तो यूज होगा, चाहे वो 5 साल बाद हो, 500 साल बाद हो, कभी ना कभी तो यूज होगा। तो यही बातें होती है कि जो सिविल सर्वेंट है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है। वेरियस फील्ड वर्क्स इन्होंने करा है, साथ ही साथ जो स्टडी इन्होंने करा है उन सब के जो एक्सपीरियंसेस है इनके पास रहते हैं और ये सब एक्सपीरियंसेस उनको मदद करते हैं फॉर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग एंड एडवाइजिंग द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथिंग्स इथोस ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वैसे तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं आपको ही पता है रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, तो ये पॉलिसीज कैरी आउट करेंगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है, साथ ही साथ जो स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज योर फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज वेरियस जो लोगों को राइट्स दी गई हैं उनको फुलफिल करने की बात की गई है। तो सिविल सर्वेंट्स कहीं ना कहीं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फुलफिल भी करते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अप्रोचेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो क्या अप्रोचेज अपनाए जाएं सो दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो एक तो आपका न्यू पब्लिक सर्विस, तो न्यू पब्लिक सर्विस का जो कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये दो व्यक्ति जेनेट डेनहार्ड एंड रॉबर्ट डेनहार्ड, इन्होंने क्या कहा है न्यू पब्लिक सर्विस के लिए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सेंट्रल रोल है गवर्नमेंट का वो है आपका सर्विस प्रोवाइडर, है ना, सर्विस प्रोवाइडर है। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट शुड रन लाइक ए डेमोक्रेसी नॉट लाइक ए बिजनेस, कि प्रॉफिट मार्जिन पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं, सर्विस डिलीवरी, ठीक है। एंड 7 ब्रॉड प्रिंसिपल्स जिसे फॉलो किए जाने चाहिए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तब जाके सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो सकेगी। तो ये 7 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं, है ना। दैट शुड बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी। तो एक तो आपका सर्व द सिटीजन्स नॉट कस्टमर्स, यानी कि सिटीजन्स को सिटीजन्स के रूप में सर्व किया जाए, न कि कस्टमर्स के रूप में, बिकॉज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो सिटीजन्स के लिए ही सर्व करते हैं,
एंड सीक द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए एज ए गोल। एंड सिटीजनशिप को वैल्यू किया जाए ओवर द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी नहीं लगनी है। यहाँ पर आपका सिटीजनशिप और उसके जो कंसर्न्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है ना। दैट्स वाई आप देखते हो बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, चाहे वो लॉस भी करती हैं बट वो रन करती हैं सो दैट नौकरी या फिर जो भी लाइवलीहुड अटैच्ड हैं वर्कर्स के वो सब मेंटेन रहे। तो ये बातें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर थिंक स्ट्रेटेजिकली एक्ट डेमोक्रेटिकली, यानी कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए वेरियस डायमेंशंस के साथ, एंड डेमोक्रेटिकली एक्ट करना चाहिए विद द टेकिंग कंसल्टेशन विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड रिकॉग्नाइज दैट अकाउंटेबिलिटी इज नॉट सिंपल। ये भी समझने की प्रयास होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ए सिंपल, और दैट्स वाई जो भी काम किए जाए उसको पूरे जो प्रोज एंड कॉन्स के आधार पर किए जाए। सर्व रैदर देन स्टेयर, सर्व करना एक अंतर्हित गुण होना चाहिए। वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी, लोगों को भी वैल्यू करने आनी चाहिए, नॉट जस्ट द प्रोडक्टिविटी। तो वैल्यू द पीपल नॉट जस्ट द प्रोडक्टिविटी। एंड अगर हम बात करें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एक तो हमने देखा न्यू पब्लिक सर्विसेज, एक अप्रोच हुआ, दूसरा है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो न्यू पब्लिक सर्विसेज में क्या हो रहा है कि आपका जो सेंट्रल रोल है गवर्नमेंट का वो सर्विस देना है, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट है जो सर्विस देगी वो डेमोक्रेसी की तरह एक्ट करे, नॉट लाइक ए बिजनेस। एंड इसके लिए 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो हमने डिस्कस किए। दूसरा है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके जो प्रमोटर है वो है ई वेदरनर। एंड ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये साफ साफ बोलता है कि भाई साहब एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, है ना। जैसे हमने टारगेट सेट कर दिया कि भाई साहब 2023 में हमको ये हासिल करना, तो ये हो गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, करना है तो करना है, ठीक है। तो जो एम्फेसिस है वो आपका गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस चेंजेस पर होता है, जैसे प्रोग्रेसिव सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस। और इसमें क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहली बात तो पर्पस में आप देख सकते हो चेंज एंड इनोवेशन लाने का फोकस किया जाता है इन द सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। एंड लॉयल्टीज की बात करें तो जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा पीपल को, नॉट टू एनी वेस्टेड इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। तीसरा है आपका एटीट्यूड, और एटीट्यूड में क्या कहा गया है तो देख सकते हो इट शुड बी पॉजिटिव, परस्यूएसिव एंड इनोवेटिव। एंड जो बिहेवियरल पैरामीटर्स है फॉर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहली बात तो चेंज ओरिएंटेशन, है ना। दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी कि जो भी एक्शन लिए जाए वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, है ना, सो दैट सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज किया जा सके एंड अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सके। नेक्स्ट इज जो सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन, यानी कि सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करना नहीं भूलना है, ठीक है, उनके कंसर्न्स को देखने, आइडेंटिफाई करने। नेक्स्ट इज योर कमिटमेंट टू द वर्क, कि जो वर्क है आपकी उसके ऊपर आप कमिटेड रहो, ठीक है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट इज योर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जो आप देखते हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो मेनली आपका ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पर हायरार्की ऑफ सिस्टम होती है, ऑफिशियल से उसके ऊपर ऑफिशियल से उसके ऊपर ऑफिशियल से उसके ऊपर ऑफिशियल से, ऐसे चलता है, आपको भी पता है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन दोनों में क्या अंतर है। पहली बात तो ये कि स्टेटस को ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट फॉलो किए जाते हैं, एंड रिजिडिटी होती है, चेंजेज इतनी आसानी से रूल्स रेगुलेशंस में नहीं होती है, ठीक है, स्टेटस को ओरिएंटेड होता है। और दूसरा हायरार्किकल एंड रिजिड, ये तो मैंने आपको बताया ही। और सेंट्रलाइजेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, यानी कि पावर जो है मच मोर डिवॉल्व नहीं किया जाता है। एंड जाहिर सी बात है ये जो सेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हैं तो देयर इज नॉट मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गया आपका, चेंज ओरिएंटेड होता है ना, यानी कि समय के अनुसार चेंज हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन मॉडिफाई हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, डिसेंट्रलाइजेशन पर विश्वास रखते हैं, और साथ ही साथ पीपल के पार्टिसिपेशन पर भी फोकस करते हैं। अब बात करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये जो आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको बनाया गया बेसिकली शुरुआत में जो यूएसए में 1960s के दौरान
सोशल एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस देखने को मिली थी, है ना। और ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो आपका ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नाकाम रही, इसीलिए चेंज किया गया आपके जो वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट लाया गया। एंड ये जो आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसका सॉल्यूशन आपका 4Ds के माध्यम से प्रोवाइड करता है। कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन हो पावर का, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन हो, डिलीगेशन हो यानी कि लॉज सबको रिड्यूस किया जाए, डेमोक्रेटाइजेशन हो, है ना, यानी कि पीपल गेटिंग मोर एंड मोर से इन द डिसीजन मेकिंग। एंड अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है एनपीए के न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो एक तो रेलेवेंस। रेलेवेंस इसलिए बिकॉज चेंजेस जो भी समय के अनुसार होते हैं और वो पार्टिकुलर एरिया के नीड्स के अनुसार होते हैं, पार्टिकुलर जो पीपल्स हैं उनके नीड के अनुसार होते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज़ नॉट कि वन अम्ब्रेला फिट्स फॉर ऑल, है ना। तभी तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। क्यों बात की जा रही है? बिकॉज वन अम्ब्रेला डज नॉट फिट फॉर ऑल। तो दैट्स वाई एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यही है रेलेवेंस, यानी कि जो भी चेंजेज हैं शुड बी स्पेसिफिक टू द नीड्स ऑफ द एरिया एंड द पीपल। दूसरा है वैल्यू, यानी कि यहाँ पर वैल्यू न्यूट्रलिटी तो चलो ठीक है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन। नेक्स्ट इज योर सोशल इक्विटी, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मोर प्रोएक्टिव होना चाहिए सोशल इश्यूज के मैटर को सॉल्व करने के लिए, एंड दे शुड वर्क फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्विटी एट द चीफ गोल। नेक्स्ट इज योर चेंज, यानी कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट किसी भी प्रकार की इन्वायरमेंटल चेंज, सिचुएशनल चेंजेज आ रही है तो उसको अडॉप्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज योर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये जो आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये आपका 3 E's पर फोकस करता है, यानी कि इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। और साइलेंट फीचर्स की बात करें तो देख सकते हो इफिशियंसी, मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ये ज़्यादा फोकस करता है। साथ ही साथ कोस्ट कटिंग भी करता है। कोस्ट कटिंग यानी कि आपका जो कोस्ट है मिनिमाइज करेगा और कहीं ना कहीं रिसोर्स का बचत होता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू फोस्टर कंपटीशन, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन किए जाते हैं सो दैट मोर एंड मोर प्लेयर्स आए और कंपटीशन भी बढ़े। तो ये हो गया आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एंड इसका जो मैनेजमेंट है इट इज कैरेक्टराइज बाय आउटपुट टारगेट्स, की हमने आउटपुट टारगेट दे दिया। साथ ही साथ लिमिटेड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी है, फ्रीडम टू मैनेज, ये सब आपके सर्टेन फीचर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। तो इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट की बात करें तो ये क्या है भाई साहब? तो जो ऑसबॉर्न है एंड गैबलर है इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम सजेस्ट किए हैं फॉर द इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। और वो क्या फीचर्स है इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट के? तो पहली बात तो कंपटीशन, क्योंकि आप नाम से समझो इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट है ना, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन प्रमोट करने का प्रयास करेगा बिटवीन डाइवर्स प्रोवाइडर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ सिटीजन्स को एम्पावर करने का प्रयास करेगा बाय शिफ्टिंग कंट्रोल आउट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, है ना। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से सिटीजन्स को एक प्रकार से रिलैक्स करवाएगा सो दैट मोर एंड मोर पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स कम एंड कम्पीट विथ वन अनदर। साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो है उसको मेजर करने का प्रयास करेगा थ्रू द आउटकम्स एंड नॉट थ्रू द इनपुट्स। आउटकम्स के आधार पर परफॉर्मेंस मेजर किए जाएंगे कि आपने आउटकम क्या दिया है। एंड इट इज ड्रिवन बाय मिशन एंड इट इज नॉट बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड इट ऑल्सो रीडिफाइंस क्लाइंट एज कस्टमर्स, है ना। तो क्लाइंट को एक प्रकार से कस्टमर्स के रूप में, और साथ ही साथ उनको वेरियस चॉइसेस दिए जाते हैं टू अट्रैक्ट देम। एंड साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को होने से ही रोक दिया जाता है रेदर की प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद क्योर करे, है ना। प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स रेदर देन क्यूरिंग देम। एंड जो इम्फेसिस है इट इज नॉट ऑन कि पैसे खर्च करते चलो, बट जो पैसे आ रहे हैं उसको फिर से स्पेंड किया जाए सो दैट मोर एंड मोर जो बेनिफिट है वो आ सके। एंड एम्ब्रेसेस पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट,
prefer marker mechanism to bureaucratic mechanism, and साथ ही साथ it also stimulates public private voluntary sectors to solve the community problem। तो ये देख सकते हो आप इंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं। कैटालाइटिक कि एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम करता है कि कोई भी जो भी अगर कोई लेट से कि इंडस्ट्री खोलना है तो एक प्रकार से वो माहौल प्रदान कर दिया जाएगा कि भाई साहब हाँ आप जो है इंडस्ट्री खोल सकते हो, आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी। तो एक प्रकार से कैटालाइटिक है। दूसरा कंपिटिटिव रखेगा, यानी कि बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज है उसको भी अलाउ करेगा कि आप भी आओ, आप बिजनेस करो, ये सब बातें आ जाती है। मार्केट ओरिएंटेड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है, कम्युनिटी ओरिएंटेड होती है, कस्टमर ड्रिवन, मिशन ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल शब्द में आप समझो कि जैसे कोई राइट आपको मिला है ना? तो आपको जो राइट मिला है उसके लिए आपने कुछ राइट अपने छोड़े हैं, तब जाके आपको ये राइट मिला है और तब जाके आप ये राइट को एंजॉय कर रहे हो। यही है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पर जाएं तो पीपल सरेंडर सम ऑफ देयर राइट्स टू ए स्टेट और अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रिमेनिंग राइट्स। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फिक्स तो होती नहीं है, वो जो है चेंज हो सकते हैं द मेंबर्स टू डिसाइड। तो ये जो फिलोसॉफिकल बेसिस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ये आपका ह्यूगो ग्रोटियस, थॉमस होब्स ये सब देते हैं, जॉन लॉके, इन सब के नाम आपने सुना भी होगा, जॉन रॉस। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो आपको अगर राइट पाने हैं तो कुछ कंप्रोमाइज आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड देख सकते हो अगर आपको कुछ एडिशनल राइट्स एंजॉय करने हैं तो आपको एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बेयर करनी पड़ेंगी, ये भी एक कंडीशन है। एंड आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ से निकल कर आता है कि भाई साहब आपको पावर दे देंगे लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। क्या फीचर्स है? तो पहली बात तो जो विल है नॉट द माइट, वो बेसिस है गवर्नमेंट का। विल मतलब सर्व सहमति एक प्रकार से होना। एंड जो वैल्यू ऑफ जस्टिस है, राइट है, ये सब बेसिस है सारे पॉलिटिकल सोसाइटी का कि यहाँ जस्टिस इंश्योर हो, राइट जो है सबका इंश्योर हो। और ये पार्किंसंस प्रिंसिपल क्या कहता है? तो देख सकते हो ये जो पार्किंसंस प्रिंसिपल है इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी जरूरी है और एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में ये बातें कही जाती हैं। आप देख लो कि जो एम्पायर बिल्डिंग टेंडेंसी होता है एडमिनिस्ट्रेटर के बीच, यानी कि अपने रैंक को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियली वर्क क्रिएट करते हैं सो दैट एक प्रकार से हम अच्छे प्रमोशन के लिए आगे बढ़ें, है ना, हमारा प्रमोशन हो या फिर ये सब जो फीचर्स या फैसिलिटीज मिले। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, खासकर उन सबऑर्डिनेट्स को चुनते हुए लेस स्मार्ट सो एज टू प्रिवेंट द पोटेंशियल राइवल। तो ये बातें होती है सो दैट compete ना कर सके अल्टीमेटली। एंड नेक्स्ट इज योर कमिटीज जो है वो ग्रो करने लगती है धीरे धीरे साइज में। एंड धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो कमिटीज अपनी इफेक्टिवनेस लॉस कर देती है। एंड फिर जो आपका कमिटी का टाइम स्पेंड किया जाता है ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स वो इन्वर्सली वेरी करती है विद द सम इन्वॉल्व। एंड जो एक्सपेंडिचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ने लगती है और धीरे धीरे रिसोर्स ड्रेन होने लगता है। तो ये बातें निकल कर आती है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब हुआ? ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हो, उसमें ओपननेस रहना, जो इन्फॉर्मेशन जो दी जानी चाहिए पब्लिक को इसको डिस्क्लोज करना टू द पब्लिक एंड द मीडिया, है ना। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी। और दैट्स व्हाई वी हैव द आरटीआई एक्ट कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए जो डिस्क्लोजेबल है तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करवाए जा सकते हैं। इससे जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है।
तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी। और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे तो गवर्नमेंट स्लो, इनएफिशिएंट, करप्ट भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज सारे जो है वो इंटरनली होंगे कार्य, और इंटरनली क्या हो रहा है कोई नहीं जान पाएगा। एंड इतना ही नहीं, जो रेजोल्यूशन 59 है ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1946, इन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को एक प्रकार से इंटीग्रल पार्ट माना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। एंड ये जो आपका कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, वहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच उसकी बात ही नहीं हो पाएगी। बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन सही है गलत है, तो आप जो भी बातें कहोगे उसमें सच्चाई है या झूठ है वो कैसे आपको पता चलेगा। दैट्स व्हाई विदाउट राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज फ्यूटाइल, क्योंकि ये सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। वो तो आपके पास वेरियस इन्फॉर्मेशन आते हैं, उस आधार पर ही तो आप अपना जो कंक्लूजन है वो निकाल पाते हो। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसने भी राइट टू इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो पहली बात तो ये कि ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्योंकि पता रहता है कि अगर इधर उधर होगा तो फिर जो पोजीशंस खतरे में आ सकती हैं, है ना, चार्जेस लग सकते हैं। तो इट लीड्स टू केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा रेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एंड ऑल्सो जो पब्लिक सर्वेंट है वो और ज़्यादा अकाउंटेबल बनते हैं फॉर मिस हैंडलिंग द पब्लिक टाइम एंड मनी। एंड जो रूल्स है प्रोसीजर्स है उसको भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एक्सपोज करती है कि भाई साहब इस रूल में या इस प्रोसीजर में ये कमियां हैं तो सुधारो, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन स्लो चलेगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट रहेगा। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी के कारण, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आएंगी तो पता कैसे चलेगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही एफिशिएंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सब तो डाटा के आधार पर पता चलता है। अलॉन्ग विथ इट डेवलप्स फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द पब्लिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। एंड फिर देख सकते हो इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म क्या है फिलहाल हमारे देश में टू अचीव द ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जैसे क्वेश्चन आवर के माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखते हैं, एडजर्नमेंट मोशन भी होती है। साथ ही साथ आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जैसे आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन सीख किए जाते हैं। नेक्स्ट ओम्बड्समैन स्कीम, लोकपाल लोकायुक्त है ही है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है, ई गवर्नेंस है, फ्री प्रेस है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो चलो ठीक है, लेकिन क्या इश्यूज है। इश्यू वही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सर्टेन प्रोविजन है कि कुछ ग्राउंड पर इंफॉर्मेशन को देने से इनकार किया जा सकता है। आरटीआई एक्ट में भी कुछ इश्यू है, यानी कि जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं किए जाते। साथ ही साथ हाई बैकलॉग ऑफ केसेस, जिसके कारण टाइमली मैनर पर जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। पॉलिटिकल पार्टीज को अभी भी आउटसाइड रखा गया है द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट, ये भी एक आप समझ सकते हो कि ये क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इज योर ओवर सेंट्रलाइजेशन। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण क्या है, ट्रांसपेरेंसी को हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। लैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, कि आरटीआई एक्ट ला तो दी गई है लेकिन क्या ये सही परफॉर्म कर रही है, इनके वीकनेस क्या है, इसके सक्सेस रेट क्या है, इन सबको प्रॉपर ऑडिट करने की जरूरत है। एंड अगर परफॉर्मेंस नहीं वेल अचीव्ड है तो कहीं ना कहीं जो आरटीआई प्रोविजंस है उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट इज योर विशल ब्लोअर एक्ट, जिसको अभी ऑपरेशनलाइज करनी ही है। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया, ये बेसिकली एक दो पॉइंटर्स हैं, आप पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। एंड अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में मैकेनिज्म टू इंश्योर प्रोबिटी इन इंडिया, इसको डिस्कस करेंगे। एंड 2-3 क्लास में आई थिंक कि खत्म हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। एंड आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू ज्वाइन इस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।